नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं लाइट के, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाला जो बिहेवियर है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हम लोग स्टडी करेंगे। और जिसमें मेनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन में फिर हम लोग प्रिज्म भी देखेंगे, लेंसेज भी देखेंगे। तो है क्या, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं। बट ऐसे समझ लो कि बेसिक लॉ की अगर बात की जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट दो ही हैं पूरे चैप्टर में, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्यों भाई? ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकल एलिमेंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो जहां से आ रही है वो बन जाता है हमारे लिए ऑब्जेक्ट। और ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब है कोई भी मिरर हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है ना, कोई प्रिज्म हो सकता है। तो उस ऑप्टिकल एलिमेंट पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो होगा ऑब्जेक्ट का लोकेशन। और जो लाइट उसमें से रिफ्रैक्ट हो गया है या रिफ्लेक्ट हो गया है, जैसा भी केस होगा, रिफ्लेक्शन का होगा तो रिफ्लेक्टेड होगी। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो हमेशा इमेज की लोकेशन बताएंगी। तो जरा बताओगे कि ऑब्जेक्ट इमेज कितने टाइप के हो सकते हैं सबसे पहले तो, क्यों भाई? ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस कितने टाइप के हो सकते हैं, क्यों भाई? सर दो टाइप हो सकते हैं, या रियल हो या वर्चुअल हो। रियल एंड वर्चुअल। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि और रियल और वर्चुअल से तुम क्या समझते हो, ये बताओ। जैसे मान लो कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर रेज इंसिडेंट हुई हैं, क्यों भाई? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज हैं ये इधर की तरफ डेविएट हो रही हैं। अगर इन लाइट रेज को हम बैक ट्रेस कर रहे हैं तो ये इमेज बन रहा है। तो बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी इमेज है? क्यों भाई? रियल ऑब्जेक्ट है और उसका वर्चुअल इमेज है, ठीक है। एक छोटी सी बात याद रख सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर अगर कुछ भी है तो वो वर्चुअल साइड होगी। मिरर के पीछे कुछ भी है तो दैट इज वर्चुअल साइड। और इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर बोले तो वो रियल साइड होगी। तो मिरर में तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बिहाइंड द मिरर है देन दिस इज वर्चुअल साइड, और इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर है देन इट इज रियल साइड। तो अभी बताओगे कि हम लोग कौन कौन से इमेजेस को देख सकते हैं? रियल इमेजेस को देख सकते हैं, वर्चुअल को देख सकते हैं, या दोनों को देख सकते हैं? क्यों भाई? सर दोनों को देख सकते हैं। तो दोनों इमेजेस को देख सकते हैं हम लोग। भाई जो हम लोग मिरर के सामने जो अ, अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, अपना फेस देखते हैं, तो वो बेसिकली वर्चुअल इमेज है हमारी। रियल हम हो गए ऑब्जेक्ट और हमारे लिए वो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो मिरर के बिहाइंड होती है वो, इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वो इमेज हम लोग देख पाते हैं। रियल इमेज का कोई एग्जांपल बताओगे? रियल इमेज। सिनेमा। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जो बनती है इमेज। देखो अब मैं कहूंगा कि, प्रोजेक्टर देखो मैं बोलूंगा, तुम जो मेरी इमेज अभी देख रहे हो वो क्या है, रियल है कि वर्चुअल है? ये बताओ। हम्म रियल रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज के लिए हम लोग बोलते हैं कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म करा सकते हैं। और स्क्रीन पे फॉर्म कराने के बाद ना उसको एक साथ कई सारे लोग देख सकते हैं, मतलब वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। या जो हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो पर्दे पे इमेज बन रही है दैट इज रियल इमेज। तो हम लोग अपनी आईज से दोनों ही इमेज देख पाएंगे, रियल भी देख पाएंगे, वर्चुअल भी देख पाएंगे। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल इमेज, है या नहीं है? क्योंकि बिहाइंड द मिरर अगर है
तो बिहाइंड द मिरर इट इज वर्चुअल प्लेन, इन फ्रंट ऑफ मिरर इसका मतलब ये है रियल प्लेन। तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा हो सकता है कि पहली बार है तो थोड़ा अजीब सा लगे, तो इसके बारे में सबसे पहले बताओ कि ये क्लियर है या नहीं है। देखो स्टार्टिंग कभी भी किसी क्वेश्चन की, मतलब कोई भी सिचुएशन की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा रियली बन होगी, स्टार्टिंग कभी वर्चुअल से नहीं होगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन में बीच में एक पॉइंट ऐसा आया जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। ये जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ऑप्टिकल एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, लेंस हो सकते हैं, प्रिज्म हो सकता है। तो ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, एक पॉइंट इमेज होता है। अगर मिरर्स का केस है तो बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा रियल होगा, ठीक है। यहां ध्यान से लिख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट में हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज हो, डाइवर्जिंग रेज अगर इंसिडेंट कैटेगरी में है तो दे आर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग रेज अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड है तो वो वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज क्या बोलेंगे, रियल के लिए बोलेंगे कन्वर्जिंग रेज हो, अगर कन्वर्जिंग रेज है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड है, और ये इसके लिए बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज हो, कन्वर्जिंग रेज और इंसिडेंट हो। तो तुम्हें ये बात बस इतनी सी ध्यान रखनी है, अगर इतनी बात तुम्हें ध्यान है तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बताओ ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है, क्लियर है इतनी बात बताइए। तो क्या प्लेन मिरर से रियल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, क्यों भाई, प्लेन मिरर में रियल इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। यस सर है। क्या सामने अगर उसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो उसका रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम तो है ही है, एक बार जरा बेसिक पॉइंट बता दो क्या क्या बनेंगे उसके, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मान लेते हैं कि, सर हाँ बोलिए। सर ये कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है सर, नहीं समझ में आया। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आया, मतलब डाइवर्ज ऐसी जो आगे जाते समय फैल रही हैं वो डाइवर्जिंग है, और जो आगे जाते समय पास आ रही हैं तो वो कन्वर्जिंग है। कन्वर्ज होना और डाइवर्ज होना। ओके सर। समझ में आया। तो यस सर। ये जो रेज हैं ये दोनों, तो ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, मतलब आगे जाके फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं। सर कन्वर्ज हो रही, डाइवर्ज हो रही है सर। डाइवर्ज हो रही है ना। ऐसे ये वाली यस ये सर। जो दो रेज आ रही हैं इनके बारे में क्या कहेंगे, ये सर ये कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रही है। बस ऐसे है। तो जैसे मान लो कि ये इसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इधर हो गई इसकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इधर हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, सिंपली यही तो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाली रे हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। इसमें एक बात और ये बोलते हैं कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और बताओगे कि
अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती, ध्यान से देखना, तो क्या ये इस रास्ते पे जाती, ये जो मैंने आगे डॉटेड करके बनाया हुआ है, बोलिए, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती सपोज, तो क्या ये इस डॉटेड रास्ते पे जाती या नहीं जाती, पहले ये बताओ। यस सर। तो जिस रास्ते लाइट जाती लेकिन गई नहीं, तो ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट के अंदर जो डेविएशन आया है। तो जरा बताओगे कि इस केस में डेविएशन कितना है, डायग्राम देख के। सर पाई माइनस 2i। ये बनेगा पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2i बनेगा। तो ये भी एक बात हो गई ध्यान रखने वाली, बोलिए। ठीक है, बोलो। इसके बाद ये बताओ कि जैसे ये तो मैंने प्लेन सरफेस बनाया, अगर मान लो कर्व्ड सरफेस हो, तो कर्व्ड सरफेस पे क्या कहोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में एप्लीकेबल होंगे या कुछ वॉयलेट होगा? बताओ। मान लो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस अगर है, ये लाइट इधर से आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, सपोज इधर से आ रही है तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से आ रही है और सपोज इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन तीनों डायग्राम्स में बताओ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है क्या या वॉयलेट हो रहा है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सरफेस प्लेन सरफेस है या वो सरफेस कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना। मतलब इन सभी केसेस में आई और आर की वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा है, या इधर बीटा है तो इधर भी बीटा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर है पॉइंट? बताओ। देन सेकेंड पॉइंट में इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, प्लेन मिरर देखते हैं पहले। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो देखो प्लेन मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होंगी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज ऐसे है कि जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसकी इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर से हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के हमेशा इक्वल होगा। बताओ, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये बन जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ बोलते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा इरेक्ट इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी और सेम साइज की होगी। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? इरेक्ट का क्या मतलब होगा? तो सीधी सीधी इमेज बन रही है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज भी बन रही है। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो इमेज जो है लैटरली इन्वर्ट हो रही है। ये जो पलट गई है ना, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो पलटे हुए नजर आएंगे, बट कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो नहीं भी नजर आएंगे, जो सिमेट्रिक हैं। तो ये प्लेन मिरर की इमेजेस की खास बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आता है रोटेशन ऑफ मिरर ऑब्लिक इंसिडेंट रे। नोट करते जाओ, बताओ पहले, यहां तक नोट कर लो। कोई डाउट है बताओ।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर और इंसिडेंट रे। तो इसमें हमको क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कि कोई भी मिरर हो, जरूरी नहीं है कि प्लेन मिरर ही हो, कोई भी मिरर है, ठीक है, ये हो गया उसका नॉर्मल, ये हो गई उसकी इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लेते हैं कि अगर ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी आई एंगल बनाएगी? अब जरा ये बताओ कि अगर ये इंसिडेंट रे अपनी लोकेशन से थोड़ा रोटेट हो जाए, मिरर को हम लोग फिक्स रखते हैं, मान लो कि इंसिडेंट रे रोटेट हो रही है, मान लो इधर की तरफ रोटेट हो रही है, इंसिडेंट रे इधर की तरफ आ गई, थीटा एंगल, तो जरा बताओगे कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? बोलो, रिफ्लेक्टेड रे किधर रोटेट होगी और कितना एंगल रोटेट होगी? क्लॉकवाइज थीटा एंगल। कि क्लॉकवाइज रोटेट होगी इस बार, ये वाला एंगल बनेगा, देखो, और ये बनेगा थीटा, है या नहीं है? तो यहाँ पे हमें एक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये कि अगर इंसिडेंट रे ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ओमेगा से ही रोटेट होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। ध्यान रहेगी ये बात, बताइए। फिर आ जाते हैं मिरर के ऊपर। मान लेते हैं कि मिरर है, ये नॉर्मल हो गया, फिर से ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला एंगल मान लेते हैं आई बन रहा है, ठीक। अब जरा ये बताओ कि अगर ये मिरर रोटेट हुआ बाई सर्टेन एंगल, मान लेते हैं कि मिरर ही रोटेट हो गया, हमने थीटा एंगल रोटेट किया है, मिरर को हमने थीटा एंगल रोटेट किया अगर, तो बताओगे कि इंसिडेंट रे हमने फिक्स रखी है, इंसिडेंट रे को हमने कुछ भी नहीं छेड़ा है, तो क्या ये नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा? नॉर्मल कितना रोटेट होगा? नॉर्मल भी क्या थीटा एंगल रोटेट होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगी? बताइए। अब तुम ध्यान से देखो, ये नॉर्मल की पुरानी लोकेशन है और ये नॉर्मल की नई लोकेशन है, ये मिरर की पुरानी लोकेशन है, ये मिरर की नई लोकेशन है। तो मिरर को हमने थीटा रोटेट किया है क्लॉकवाइज, दिख रहा है? तो मिरर अगर थीटा क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो नॉर्मल भी थीटा रोटेट होगा क्लॉकवाइज। तो तुम जरा ध्यान से देखो कि नए नॉर्मल के साथ, नए वाले नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का एंगल कितना बनेगा? अब ये एंगल कितना आएगा? क्या ये एंगल आई प्लस थीटा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए उसका एंगल भी नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा होना चाहिए, यस और नो? अब ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल निकालोगे तो आएगा आई माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट होगी? तो 2 थीटा आएगा। याद रहेगी ये बात? बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर मिरर रोटेट हो रहा है थीटा एंगल, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट होगी 2 थीटा। और यहां से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि मिरर अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये 2 ओमेगा से रोटेट होगी। तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, डायग्राम बना लो सही से, उसी से क्लियर है, दिख रहा है? इन द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम रही है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक
मिरर लिया है, ठीक है, और ये इसके सामने रखा है एक ऑब्जेक्ट, तो एक रे इधर इंसिडेंट है, एक रे इधर इंसिडेंट है, और मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, देखो ध्यान से। तो जरा ये बताओगे कि ये इमेज, एक ऑब्जेक्ट है कोई और ये उसका इमेज बन रहा है, तो अगर हमें इस इमेज को देखना है, हम इस इमेज को देखना चाहते हैं, तो ये इमेज हमें कहाँ से दिखाई देगी? मिरर के सामने से दिखाई देगी या मिरर के पीछे से दिखाई देगी? ये बताओ। सामने सामने। तो मिरर के सामने हमें कौन से रीजन में होना चाहिए ये देखने के लिए? मिरर के सामने से दिखाई देगी तो हमें किस रीजन में होना चाहिए? तो वो जो रीजन होगा उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये रहा, इन दोनों के बीच में अगर हम हैं तो हमें ये इमेज आई नजर आएगी। बात समझ में आएगी? तो ये कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, ठीक है ना। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द रीजन फ्रॉम वेयर image can be seen by an observer. It is the region from where image can be seen by an observer. और ये रीजन पता करने के लिए प्रोसेस क्या है? तो ध्यान से देखो, इस रीजन को पता करने का प्रोसेस है, ये जो मैंने दो रेज बनाई हैं, ये तुम ध्यान से देखो, इन रेज को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री रेज। बाउंड्री रेज क्यों बोलते हैं? क्यों भाई? बाउंड्री रेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो ये मिरर के एग्जैक्टली कॉर्नर पे हिट कर रही हैं। इन्हीं दोनों रेज को क्यों लिया? इन दोनों को हमने इसलिए लिया क्योंकि बाकी सारी जो रेज होंगी वो इनके बीच में ही आएंगी। होगा ऐसा या नहीं होगा? बाकी सारी जो रेज होंगी वो इनके बीच में ही आएंगी। देखो, ये तो मैंने कोई भी दो रेज बनाई है, बाकी सारी रेज जो होंगी वो इनके बीच में ही होंगी। तो फील्ड ऑफ व्यू पता करने का तरीका है कि हमें बाउंड्री रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। बताओ। प्लेन मिरर के क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल है, देखो ध्यान से, जिसमें ज्योमेट्री का मेनली यूज है। तुम ध्यान से देखो तो देखो एक दो क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करके देखते हैं। नोट कर लिया? बताओ, नोट कर लो। सर वो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर इसका 30 आना चाहिए। देखो प्रोसेस क्या लगाएंगे इसमें। पहली बार जब ये टकरा रही है तो ऐसे देखो कि जब ये दोबारा टकराएगी तो ये डिस्टेंस कितना आगे कवर करेगी, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस x कितना होगा। तो तुम अगर देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू क्या x अपॉन 0.2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपॉन √3। ठीक है, इसके बाद तुम देखो ध्यान से, अगली बार जब टकराएगी यहां से यहां तो क्या ये डिस्टेंस और x आगे बढ़ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और x हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हर x पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 2√3 मीटर का, इसमें x से डिवाइड कर दो। क्यों भाई? तो 2√3 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू √3, तो देखो यहां से 30 टाइम्स आ जा रहा है। बोलो। कोई डाउट इसमें? बताइए। नो सर। सर इसमें फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन भी तो काउंट करना पड़ेगा।
एक्चुअली क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा तुम ध्यान से सोचो, क्योंकि ये एग्जैक्टली 30 निकल के आ रहा है, तो मैं ये Yes, कहूंगा कि अगर ये पहली बार यहां टकराई है तो लास्ट में ना इधर टकराएगी नहीं। समझे कि नहीं समझे? okay sir. भाई अगर ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे टकरा रही है और यही इतना ही डिस्टेंस है, तो यहां से फिर वो सीधे निकल जाएगी, मतलब पहला वाला काउंट कर रहे हैं तो लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस एग्जैक्टली 30x के इक्वल है। Yes sir, ठीक है। और एक देखो क्वेश्चन आया हुआ ही है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से, और इसमें क्या कर रहा है कि मैन जो है वो उस लाइन पे वॉक कर रहा है, तो उसको वो सोर्स कहां तक नजर आएगा। तो एक काम करो, पहले तो चाहो तो इस सोर्स का इमेज बना लो। तो इस सोर्स का जो इमेज बनेगा वो मान लेते हैं इस पॉइंट पे बन रहा है, एस डैश, ठीक है। और अब हमें देखना है कि ये जो एस डैश है ये कितने लेंथ तक नजर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ ये दो लाइनें डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं, देखो, जो इसको यहाँ से ग्रेस करते हुए होंगी। क्योंकि ये यहाँ से इंसिडेंट होगा, ये यहाँ से इंसिडेंट होगा, देखो ध्यान से, और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, है कि नहीं ऐसा? ठीक, अब इसमें हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये वाला डिस्टेंस पता करना है किसी तरीके, ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो तुम अगर इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस पूरे ट्रायंगल में, तो देखो एक ट्रायंगल तो ये है छोटा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये है पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है? तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल सिमिलैरिटी वी कैन डायरेक्टली स्टेट कि d/2 अपॉन l, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस l हो जाएगा, और पूरा बेस कितना होगा, पूरा बेस होगा 3l इज इक्वल टू y अपॉन 3l। तो यहाँ से y की वैल्यू 3d/2 आएगी। तो हेंस ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी ना वो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो 2y बनेगी, 2y का मतलब 3d होगी, देखो। बोलिए। इसमें हमको ये पता करना है कि ये जो सोर्स है इसका इमेज कहाँ नजर आएगा, कितने रीजन में। तो उसके लिए हमें चाहिए फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं बाउंड्री रेस से। तो हमने क्या किया, इस सोर्स से एक बाउंड्री रे ये ड्रॉ किया और एक बाउंड्री रे ये ड्रॉ किया। तो ये रे यहां तक जा रहा है और ये यहां तक जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सोर्स है इन्हीं दोनों के बीच में दिखाई देगा। तो हमें ये वाली लेंथ पता करनी है। तो ये लेंथ पता करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, तो ये लेंथ पता करने के लिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए हैं, ध्यान से देखो। तो एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये छोटा वाला हो गया, दिख रहे हैं? तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या बनी, d/2, और लेंथ बनी l, बेस बना l। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हाइट हो गई y और बेस हो गया 3l। ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी लगाइए, बताइए, क्लियर है? ठीक है। और इसमें देखो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 में नंबर ऑफ images in inclined mirrors, number of images in
इंक्लाइन मिरर्स। तो इंक्लाइन मिरर्स में कितने इमेजेस बनेंगे ये समझने के लिए क्या करो, अगर हम इसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक सर्कल सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मैंने ये 2 मिरर लिए हैं, ध्यान से देखो। मिरर का जो इंटरसेक्शन है वो इस सर्कल का सेंटर है। सर्कल क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिरर हो गया M1, एक मिरर हो गया M2, और हम जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर्स के बीच में रखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है M1 मिरर से अल्फा एंगल पे है और M2 मिरर से बीटा एंगल पे है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे टोटल। तो अभी बताओ कि क्या ऐसे बोल सकते हैं कि पहला इमेज जो होगा इस ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट इमेज, ध्यान से देखना, क्या फर्स्ट इमेज इसका M1 में यहां बनेगा, ये जो मैंने पॉइंट I1 बनाया है, बताते जाओ। फर्स्ट इमेज अगर हम M2 में बनाएंगे तो M2 में जो फर्स्ट इमेज होगा वो यहां बनेगा। देखो ये हो जाएगा लेट से I2, और I2 यहां से कितने एंगल पे होगा भाई, I1 मिरर से अल्फा एंगल पे होगा, I2 मिरर से बीटा एंगल पे होगा। ये बताओ पहले तो क्लियर है या नहीं। मतलब हम लोग क्या करने यस सर, वाले, क्लियर है। एक तरफ हमने लिख लिया सपोज M1, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एक तरफ लिख लिया हमने M2। तो मैंने कहा कि पहला इमेज जो M1 में बन रहा है जिसको हम लोग I1 बोल रहे हैं वो अल्फा एंगल पे बन रहा है, और पहला इमेज जो M2 में बन रहा है वो उसको हम बीटा बोल रहे हैं। अब ध्यान से समझना होगा क्या, जब लाइट रेज M2 पे फॉल होंगी, ध्यान से देखना, तो ये लाइट रेज, ये तो मैंने थोड़ा दूर बना दिया, मान लो थोड़ा पास बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइट रे M2 पे फॉल हुई, दिख रहा है ये लाइट रे। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या वापस से M1 पे आएगी, और M1 को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, बताओगे। M1 के लिए, M1 को क्या लगेगा ये लाइट रे कहां से आ रही है, तो M1 को लगेगा कि ये लाइट रे I2 से आ रही है। इसका मतलब है कि जो I2 है, I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो I2 का इमेज M1 फिर से बनाएगा, I2 का इमेज फिर से M1 बनाएगा। तो ये मैं हटा देता हूं, तो वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे। तो I2 का इमेज जब M1 फिर से बनाएगा तो I2 का M1 में इमेज कहाँ बनेगा, तो उसके लिए हम फिर से देखें अगर, तो I2 का बताओगे M1 से क्या एंगल है, क्यों भाई, I2 का M1 से क्या एंगल है। तो ये I2 का इमेज है I2 डैश, देखो, और I2 का एंगल अगर तुम M1 से देखोगे तो आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो I2 का इमेज M1 बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर ऐड कर दें तो अगली जो इमेज बनेगी वो अल्फा प्लस 2 बीटा पे बनेगी। इसी तरह I1 का इमेज बनाएंगे तो I1 का इमेज M2 बनाएगा, तो इसमें भी हम अल्फा प्लस बीटा ऐड कर देंगे तो अगला इमेज आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इमेजेस आगे बनाते जाएंगे। कौन से एंगल पे इमेज बनेगी वो इमेज का एंगल हमें आसानी से मिल जाएगा, बोलो। और नंबर ऑफ इमेजेस हम काउंट कर सकते हैं। अब इस केस में तुमको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अल्फा बीटा है, तो इसको तुम छोड़ो, तुम समझो इसको 90 डिग्री के लिए हम लोग करते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। देखना जरा ध्यान से, तो सर्कल बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बना लेना तुम चाहो तो, अल्फा बीटा वाला मत बनाओ। एक मिरर M1 हो गया, एक मिरर M2 हो गया, M2 M1, देखो ठीक है। M2 एंड M1, और हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो M2 M1 के एग्जैक्टली बीच में ले लेते हैं।
एग्जैक्टली बीच में नहीं लेते हैं, एंगल पे लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इधर से ध्यान से देखो तो 30 डिग्री पे है और इधर से ध्यान से देखोगे तो 60 डिग्री पे है या नहीं है? तो जरा बताओगे कि M1 में पहला इमेज कितने एंगल पे होगा? M1 इसका पहला इमेज कितने एंगल पे बनाएगा? तो M1 इसका पहला इमेज 30 डिग्री पे बनाएगा। बताओ यस और नो। और Yes, sir. M2 इसका पहला इमेज कहाँ बनाएगा? तो M2 इसका पहला इमेज 60 डिग्री पे बनाएगा। हम चाहें तो ये दोनों इमेज दिखा भी सकते हैं। एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। ध्यान से देखो तो ये वाला इमेज I1 है 30 डिग्री जिसके लिए लिखा हमने, और ये वाला इमेज I2 है 60 डिग्री जिसके लिए लिखा मैंने। अब I1 किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बताओगे क्यों भाई? I1 किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? और I2 किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो I1 काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह M2 के लिए। तो I1 का इमेज फर्दर बनेगा M2 में और वो इमेज आएगा यहां पे देखो। तो ये इमेज हो गया I1 डैश, है या नहीं है? और सिमिलरली I2 का इमेज बनेगा M1 में। तो I2 का इमेज जब हम M1 में बनाएंगे तो वो भी देखो सिमेट्री की वजह से एक ही जगह फॉर्म हो जा रहा है। तो ये वाला इमेज हो जाएगा I2 डैश। अब इसको I1 डैश बोलो या I2 डैश बोलो, कहने का मतलब हुआ क्या है कि दोनों इमेज कोइंसाइड कर गए हैं। तो इसका इमेज हम जब फर्दर इसमें बनाएंगे तो इसमें हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये इमेज बनेगा 120 डिग्री पे, और इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बनेगा 150 डिग्री पे। तो ये फोर्थ इमेजेस हो गए। पहले इमेजेस हो गए दो, अगले इमेजेस हो गए दो। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग जब इसको डायग्राम में देख रहे हैं तो ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो कोइंसाइड होना हमको कैलकुलेशन में कैसे पता चलेगा? तो कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, दे विल कोइंसाइड इफ 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री एंड प्लस एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि लास्ट के जो दो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं। लास्ट के जो दो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड होंगे। तो तुम ये मेथड ध्यान रखो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। मेथड सीधा सीधा क्या है? मेथड सीधा सीधा ये कि जो अल्फा एंगल है वो इसमें लिख दो, बीटा एंगल इसमें लिख दो, इसके बाद क्रॉस करते जाओ। इधर तुम 90 डिग्री ऐड करोगे अगला एंगल आ जाएगा, इधर तुम 90 डिग्री ऐड करोगे अगला एंगल हो जाएगा। अब और आगे हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि और आगे ऐड करेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री से कम ही रखना है उसको। और लास्ट वाले दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये तीनों वैल्यूज ऐड करके देख लो। अगर ये तीनों वैल्यूज ऐड करके 360 डिग्री आती है तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले जो दो इमेजेस हैं वो दो नहीं है बल्कि एक ही इमेज है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 90 डिग्री में? क्यों भाई? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। मतलब वैसे तो 4 होंगे लेकिन 4 में हम एक कम कर देंगे क्योंकि लास्ट के दो इमेजेस कोइंसाइड हो रहे हैं। ये एग्जांपल क्लियर है? बताइए। तो तुम जरा 60 डिग्री के लिए बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री है और बीटा की वैल्यू 40 डिग्री है तो हमें फाइंड करना है लोकेट ऑल इमेजेस with respect to x axis, with respect to x axis that is M1। मतलब सारी की सारी इमेजेस M1 के रिस्पेक्ट में हमको बनानी है। कहां कहां बनेंगी? बनाओ या ना बनाओ, हमें एंगल बताओ, एंगल कौन कौन से होंगे। ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है, ड्रॉ करने के लिए थोड़े ना आएगा। बताओ देखो देखो सब, अगर हम ड्रॉ करके, मैं तो चलो ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक मिरर इधर हो गया और एक मिरर इधर हो गया, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, M1 और M2। अगर सिर्फ सॉल्व करना है तो हम लोग लिख सकते हैं M1 इधर लिख लो, M2 इधर लिख लो।
अब M1 में पहला एंगल कितने एंगल पे है, तो पहला 20 डिग्री है, और M2 में पहला कितना है, M2 में पहला 40 डिग्री है। बोलो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी। फिर इसमें तुम 60 ऐड करो, इसमें 60 ऐड करो, तो इसमें 60 ऐड करोगे तो 80 आएगा, इसमें 60 ऐड करोगे तो 100 आएगा, फिर इसमें 60 ऐड करोगे तो 160 आएगा, और इसमें 60 ऐड करोगे तो 140 आएगा। अब हम और नहीं ऐड कर सकते हैं आगे, बस यहीं तक रुकेंगे, क्योंकि अब अगर और 60 डिग्री ऐड करोगे तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अब लास्ट में हमको चेक करना है। चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि लास्ट वाला जो एंगल है यानी 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल यानी कि 60 डिग्री, ये तीनों मिला के कितना आ रहा है। तो अगर ये 360 डिग्री आ रहा है तो हम यहां बोलेंगे कि hence last two images will coincide. Hence last two images will coincide. बताओ, hence last two images will coincide. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी 20 पे है और 40 पे है, तो एक ये बनेगा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये 20 डिग्री में पहला इमेज I1 इधर आएगा, 40 डिग्री में पहला इमेज I2 इधर आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें जो बना है 20 वो उसका अपोजिट इधर जाएगा, ठीक है। इसमें जो बना है वो इधर जाएगा, ध्यान से देखो। फिर इसके बाद इसमें जो बनेगा वो इधर जाएगा और इसमें जो बना है वो इधर आएगा। तो ये लास्ट वाले जो दो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड हो जाएंगे। देखो ये मैंने बनाया है, ये वाला है I1, ये वाला है I2, ये I1 का इमेज M2 में है I1 डैश, I2 का इमेज M1 में है I2 डैश, और ये फिर I1 का I1 डबल डैश और I2 का I2 डबल डैश। देखो ध्यान से, ये डायग्राम अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम बनाने को तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें कैलकुलेशन करने को आएगा, तो कैलकुलेशन ध्यान से समझ लो, वो क्लियर है या नहीं बताओ। तो भाई कैलकुलेशन में अगर कोई डाउट है तो बताइए। कैलकुलेशन में कोई डाउट है बताओ। ये वाला एंगल पहला 20 डिग्री है, ठीक है। दूसरा एंगल ये वाला निकल के आया है 100 डिग्री, और ये तीसरा एंगल है M1 के साथ जो निकल के आया है 140 डिग्री। ये पहला एंगल 40 डिग्री, ये दूसरा एंगल 80 डिग्री, और ये तीसरा एंगल यहाँ से जो निकल के आया है ये है 160 डिग्री। तुम ध्यान से देखो, सारे एंगल और सारी इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है। अब M1 के रिस्पेक्ट में अगर हमें आंसर देना है विद रिस्पेक्ट टू M1, तो ऐसे समझ लो कि हमें सारे आंसर M1 से देने हैं। तो अगर तुम M1 से शुरू करो तो M1 से जो पहला इमेज आएगा वो I2 है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करें, ध्यान से देखो तो M1 से पहला इमेज जो आएगा उसका एंगल हो जाएगा, अब इनके बीच में 60 है तो पहला हो जाएगा 100 डिग्री, फिर 100 में 40 ऐड होगा 140 डिग्री, फिर 140 में 160 और ऐड होगा तो अगला आएगा 220 डिग्री। और I2 डैश अगर देखें तो I2 डैश हो जाएगा 260 डिग्री, और I1 डैश अगर देखें तो ये हो जाएगा 340 डिग्री, ठीक है ना। ये इमेजेस हो गए M1 के रिस्पेक्ट में। M1 के रिस्पेक्ट में पूछने का मतलब है कि तुम्हें ये सारे इमेजेस के जो एंगल हैं वो M1 से बताने हैं। तो ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है ना।
ये तीसरा एंगल हो गया। इस तरह से M1 से सारे एंगल बताने हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। M2 से पूछेगा तो M2 से बता दो। क्लियर है? बताओ। हालांकि नंबर ऑफ इमेजेस का ही क्वेश्चन आएगा, तो ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा। ड्रॉ कहां से करोगे? ठीक है, बोलिए। तो प्लेन मिरर में इतने ही पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा सर देख। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगी ना? हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं। एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हमने इसमें रिफ्लेक्टिंग वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ है, तो ये वाला मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग वाली जो साइड है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो, ध्यान से समझना, अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई हैं या फिर अगर कॉन्वेक्स के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई हैं, तो दोनों में बिहेवियर थोड़ा थोड़ा अलग होगा। क्या अलग अलग होगा बिहेवियर, बताओगे? इस केस में ये जो है ये रेज को कन्वर्ज करेगा और ये जो पॉइंट कहलाएगा इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और इस केस में ये डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज होंगी तो हमें इनको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो इस केस में डाइवर्जिंग है तो ये वाला फोकस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, उसके बेसिस पे इनके नाम है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कैपिटल आर बोलते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जिस सरफेस, जो इनका सरफेस है उस सर्कल का जो समझ लो एक पार्ट है, आर्क की तरह अगर इनको डील करें तो उसका रेडियस क्या बनेगा, तो वो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ बन जाता है इनका फोकल लेंथ। ठीक है, पी बनेगा इनका पोल। पोल का क्या मतलब है? पोल हो जाएगा सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर को हम लोग पोल बोल रहे हैं। और अगर पोल से पास होने वाला कोई हम लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है एफ इज इक्वल टू r/2 मिरर के लिए। मिरर का फोकल लेंथ जो है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इस तरह से डिपेंड करेगा। बोलिए। ठीक है, इसमें दो बातें, दो फॉर्मूले हैं इसमें जो जनरली यूज होते हैं। एक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको यूज कैसे करना है और ये टर्म्स क्या क्या हैं ये जरा ध्यान से समझना है। इसमें u बनता है, u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज कॉल्ड
इमेज डिस्टेंस, ठीक है, एंड एफ तो पता ही है, एफ इज फोकल लेंथ, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। अब जैसे फोकल लेंथ है तो तुम ध्यान से देखो तो इस पहले वाली लेंस का, इसका जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये इसका फोकस होता है नेगेटिव, और अगर इसके लिए फोकस की बात करें तो इसका फोकस होता है पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव फोकस और नेगेटिव फोकस है, ये रिलेशन हमने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से लिखा हुआ है। अगर हमारा फोकस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर से राइट साइड में है तो पॉजिटिव है, और मिरर से लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव है। तो तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो फोकस है पोल से मेजर करेंगे तो इधर की तरफ है, और ये वाला जो फोकस है पोल से मेजर करेंगे तो राइट साइड में है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो नेगेटिव है। और यही चीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए भी ट्रू होगी। तो मिरर के केस में एक खास बात है, रियल ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से समझना, या फिर रियल इमेज हो, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू नेगेटिव होगा और रियल इमेज के लिए v का वैल्यू नेगेटिव होगा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, तो हमको मालूम है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज कहाँ होंगे, वो बिहाइंड द मिरर होंगे। तो जब बिहाइंड द मिरर होंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में u की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। देखो, ठीक है। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव जाएगी, और फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव जाएगी। तो ये मेन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस इनमें से इतने से हो जाएगा, तुम्हारा कोई भी होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा पॉइंट? सर ये रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव। देखो, रियल ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? रियल ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, मिरर के सामने, ऐसे सोचो। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो जब हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो किधर की तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट में लेंगे या राइट में लेंगे, बताइए। पोल से ऑब्जेक्ट की लोकेशन लेफ्ट साइड में है ना, और अगर लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये वाला है ना, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है और हम पोल से मेजर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव है, और अगर वर्चुअल होगा तो बिहाइंड द मिरर होगा, इस तरफ होगा, तो हम पोल से मेजर करेंगे राइट साइड में तो वो पॉजिटिव लेंगे। तो वर्चुअल चाहे कुछ भी हो, वर्चुअल मतलब मिरर के बिहाइंड होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये बात कोई डाउट है तो बताना अभी, क्योंकि बस यही सब चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इतना क्लियर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और कुछ नहीं है, फॉर्मूले तो सब पता ही है सबको, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सब मालूम है। मेन जो बात फंसती है वो है डायरेक्शन में और साइन में, कि साइन हम कब पॉजिटिव ले रहे हैं कब नेगेटिव ले रहे हैं। तो मिरर के केस में तो कुछ बहुत सीधा सीधा है, मिरर के जो सामने है वो सब नेगेटिव है, और मिरर के जो बिहाइंड होगा वो सब पॉजिटिव है। बताओ, ध्यान रहेगा ये बात? क्यों भाई? और यस दूसरा एक फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मैग्निफिकेशन से मतलब यही है कि जैसे मान लो कि ये एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है
वो यहाँ कहीं बन रहा है, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये उसका इमेज बन रहा है सपोज, ठीक। और ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में क्या फर्क है? तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन को लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू होती है माइनस ऑफ v अपॉन यू। या इसको हम लोग अगर f और u के टर्म्स में लिखें तो ये f अपॉन f माइनस यू के बराबर होगी। ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें HO जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो HI होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जब हम HI अपॉन HO करेंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी तरह से अगर मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज इनलार्ज्ड इमेज या मैग्निफाइड इमेज। और अगर मॉड m की वैल्यू लेस देन 1 है देन इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड इमेज, देन इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड इमेज। देखो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है तुम ध्यान से देखो, और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बनेगा मॉड यू, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बनेगा मॉड वी। इनफैक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस u बनेगा, ये नेगेटिव होगा, और ये डिस्टेंस v बनेगा और ये पॉजिटिव होगा। बोलो, v पॉजिटिव आएगा, u नेगेटिव आएगा। सपोज इस तरह का कोई केस है, बिहाइंड द मिरर है तो इस केस में ये बनेगा। मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगा, एक एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया है। सिर्फ कहाँ पे इमेज होगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बात नहीं करी है अभी मैंने। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि u और v की वैल्यूज कैसे ली जाएंगी, मैग्निफिकेशन कैसे लेंगे, साइन के ऊपर बात की है। एंड दिस मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसफर्स यानी कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखो, जैसे कुछ इमेजेस बना के देखते हैं। जैसे मान लो कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में हम लोग लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इसका रे डायग्राम बना सकते हो, कहाँ इमेज बनेगी, कैसी बनेगी। कॉनकेव मिरर है एंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो देखो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इंफिनिटी से जो आने वाली रेज हैं वो कैसी होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी। और ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेंगी, तो ये दोनों रेज जो हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल प्लेन में मीट करेंगी। ये ध्यान रखना, फोकस और फोकल प्लेन इन दोनों बातों में फर्क है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, फोकस तो वो पॉइंट होगा जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन इमेज जो बन रही है वो फोकस पे नहीं बन रही है, वो बन रही है फोकल प्लेन में। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ बन रही है, तो लिखेंगे एट फोकल प्लेन बन रही है। कैसी है, तो इस केस में इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड है। रियल है या वर्चुअल है बताओ, क्यों भाई। रियल। तो इसमें तो डायरेक्ट दिमाग लगाने नहीं है, मिरर के सामने है तो रियल है, सीधा सीधा।
हाईली डिमिनिस्ड कैसे बोलेंगे? हाईली डिमिनिस्ड हम लोग ऐसे बोलेंगे कि m की वैल्यू है v अपॉन u, होता है। और यहाँ पे इस केस में तुम देखो तो क्या u टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब जो m होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा। m टेंडिंग टू 0 को ही हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। और इसके कुछ केसेस हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी कर रखा होगा ना ये काम, तो बताओ। या एक बार एक काम करना है कि इसके सारे ये जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है और उसके हिसाब से इमेज जहां बन रही है वो एक बार अपने कॉपी में बना जरूर लेना, बना लेना और उसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको वो काम आएगा। तो एक दो मैं बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी का मतलब होगा कि एक लाइट रे हम इस पे इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी? तो वो फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट करा सकते हैं कहाँ पे? एक लाइट रे इंसिडेंट करा सकते हैं पोल पे। तो पोल पे जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी खास बात ये होती है कि जितना एंगल बनाते हुए वो इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी। तो फाइनली ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट तुम देखोगे तो वो बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा अपने आप। देखो तो ये इसका इमेज बन रहा है। कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है? तो लोकेशन हो गई इसकी बिटवीन सी एंड एफ। रियल है कि वर्चुअल है? तो रियल बनेगा, क्यों भाई? और डिमिनिस्ड होगा क्योंकि अभी भी u की वैल्यू ध्यान से देखो तो v से ज्यादा है। और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है तो इमेज जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं इसमें एक दो ही बनाए मैंने, तुम बुक से देख के बना सकते हो ना सारे। बताओ ऑब्जेक्ट की अलग अलग लोकेशन, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनेगी? कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इतना जरूर कर लेना। बताओ। ओके। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में और इंपॉर्टेंट बातें हैं फिर हम चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे इस पे आगे।